नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम केंद्राधिपति दोष इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। लघु पराशरी में इस दोष का उल्लेख किया गया है। तो आज इस एपिसोड में मैं इस दोष के बारे में बताऊंगा। और मैंने ये यहाँ पे उत्तर भारतीय कुंडली बनाई है जिसके 12 भाव होते हैं और ये केंद्र भाव मैंने मार्क किए हैं इस तरह से। ये प्रथम भाव है, ये चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये मैंने क्यों 4 ही भाव मार्क किए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम ये 12 राशियाँ मैंने मार्क की हैं जिसमें मेष से लेके मीन तक है। यहाँ पे मैं शुभ ग्रह लिखा हूँ जिसमें शुभ ग्रह आते हैं गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र। तो ये 4 ग्रहों से केंद्राधिपति दोष का निर्माण होता है जिसका उल्लेख लघु पराशरी में पराशरी में मिलता है। तो हम जानते हैं इस दोष के बारे में आज। तो ये अगर हम नाम देखें केंद्राधिपति दोष, इसका मतलब है केंद्र के जो भाव है उनके जो अधिपति होते हैं उनके बारे से जो दोष निर्माण होता है उसे केंद्राधिपति दोष कहते हैं। ये केंद्राधिपति दोष सिर्फ शुभ ग्रहों के कारण ही निर्माण होता है। जो शुभ ग्रह है, ये 4 शुभ ग्रह है, गुरु, शुक्र और बुध, चंद्र। तो मैं 12 लग्नों के अनुसार इन ग्रहों का फल भी बताऊंगा कि कुंडली में अगर आपके किसी न किसी, आप जो भी जातक है, आपकी ये 12 लग्नों में से एक लग्न होगा। लग्न मतलब ये प्रथम भाव होता है। तो उस भाव के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि केंद्राधिपति दोष अगर आपके कुंडली में है तो उसका फल ज्योतिष में आकलन किस तरह करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा केंद्राधिपति दोष क्या है। तो मैंने ये तो बता दिया कि आपको केंद्राधिपति दोष उसी वक्त निर्माण होता है जब ये शुभ ग्रह होते हैं। जैसे 4 शुभ ग्रह है, शुक्र, गुरु, बुध और चंद्र। जब केंद्र के स्वामी मतलब ये भावों के स्वामी होकर केंद्र में ही हो तो इस दोष का निर्माण होता है। ये किस तरह होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगर केंद्र के स्वामी होकर अगर इन भावों में 4 भावों में होते हैं तो ये उन ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है। और ये शुभ ग्रह नहीं रहते, ये सम हो जाते हैं। मतलब ये ग्रह सम फल देते हैं, मतलब ये अशुभ फल भी नहीं देते मगर ये सामान्य फल ही देते हैं अपने दशा अंतरदशा के अनुसार और गोचर के अनुसार। ये मैं आपको किस तरह है ये बताऊंगा। और एक पराशरी में लिखा गया है कि अगर अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो, जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे कि ये अशुभ ग्रह यहाँ के दशम भाव का स्वामी शनि है और प्रथम भाव का स्वामी मंगल है। तो मंगल और शनि को अशुभ ग्रह कहते हैं। तो ये अशुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में हो तो वह अशुभ फल नहीं देते, तो शुभ हो जाते हैं। तो ये भी दोष हम देखेंगे इस केंद्राधिपति दोष के यहाँ। तो पहले जानते हैं हम मेष लग्न के बारे में। तो मेष लग्न में यहाँ पे प्रथम भाव में 1 नंबर होता है, मतलब ये मेष राशि है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि आएगी, सप्तम भाव में तुला राशि आएगी और दशम भाव में शनि की मकर राशि आएगी। तो इन भावों का स्वामित्व, जैसे इसका मंगल है, इनका चंद्र है चतुर्थ भाव का, सप्तम भाव का शुक्र है और दशम भाव का शनि है। तो शुभ ग्रह सिर्फ चंद्र और शुक्र है। तो अगर आपका मेष लग्न है तो आपके शुभ ग्रह शुक्र
जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और चंद्र जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इस तरह हो गया। तो इन दो ग्रहों में ही केंद्राधिपति दोष होगा। अगर आपके कुंडली में अगर मेष लग्न है और शुक्र अगर केंद्र में हो, मतलब ये केंद्र का स्वामी है, सप्तम भाव का केंद्र में है, तो वो केंद्राधिपति दोष हो जाता है और वो सम हो जाता है, मतलब शुभ फल नहीं देता। तो इसका कारण क्या है, पहले हम देखेंगे कि चंद्र के बारे में। चंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी है। अगर चंद्र मेष लग्न में, अगर चंद्र केंद्र में हो यहाँ पे, तो वो सम हो जाएगा, मतलब केंद्र में होके भी वो बली नहीं होगा, सम भाव हो जाएगा, उसका सम फल देगा। तो ये किस तरह, तो आप देखेंगे कि ये चतुर्थ भाव का स्वामी है, मगर ये केंद्राधिपति दोष होने के कारण ये केंद्र में होकर भी सम ही फल देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में, मगर ये इतने बुरे भी फल नहीं देगा। अब हम शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और मेष लग्न में शुक्र प्रबल मारक होता है। जैसे द्वितीय भाव का भी स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, तो केंद्राधिपति दोष अगर शुक्र मेष लग्न में, अगर आपका मेष लग्न है, मतलब यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, शुक्र अगर केंद्र में है तो उसका दोष केंद्राधिपति होने से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी है। तो अगर आप अपनी कुंडली देखें और आपका मेष लग्न है और अगर आपका शुक्र यहाँ कहीं भी बैठा हो, तो अपनी दशा अंतर्दशा में वो अच्छा फल नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बोलता हूँ आपको, अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है और शुक्र यहाँ पे बैठा है, तो ये लग्न में बैठा है और उसको केंद्राधिपति दोष माना गया है। तो अगर ये शुक्र के अंतर्दशा में ये या दशा अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं देगा। और ये सप्तम भाव में अगर बैठा हो तो ये उसका मारक स्थान है, तो शुक्र की दशा में ये तो प्रबल मारक होता है और ये मारक के कारण वो अच्छा फल नहीं देगा। अब हम जानेंगे वृष लग्न के बारे में। तो वृष लग्न की कुंडली इस तरह होती है, मैं निकालता हूँ। वृष लग्न में द्वितीय भाव, ये पंचम भाव होगा, ये चतुर्थ भाव में सिंह राशि आएगी, यहाँ पे वृश्चिक राशि आएगी और ये शनि की राशि आएगी कुंभ राशि। तो केंद्राधिपति दोष में यहाँ पे शुक्र वृष राशि का शुभ ग्रह होता है और लग्न का स्वामी भी होता है। तो वृष राशि में सिर्फ शुक्र ही केंद्राधिपति होगा, ये प्रथम भाव का स्वामी है, मगर ये केंद्राधिपति दोष नहीं देगा क्योंकि ये लग्न भाव का स्वामी है। और शास्त्र में ऐसा माना गया है कि लग्न सदा पवित्र होता है। तो अगर आपका वृष लग्न है और शुक्र अगर केंद्र में है तो वो अच्छा फल देगा। जैसे मेष राशि में वो सम होके थोड़ा सा बुरा फल देगा, वैसे नहीं है। तो शुक्र ये लग्नेश है और ये लग्नेश अगर यहाँ इन भावों में स्थित हो, अगर ये यहाँ पे स्थित हो तो ये अच्छा फल देगा। ये मालव्य योग भी हो जाता है। अगर शुक्र केंद्र में हो और स्वराशि में हो तो ये एक प्रकार का मालव्य योग भी होता है। तो वृष राशि के लिए शुक्र एक ही है जो शुभ ग्रह है, केंद्राधिपति, तो ये अच्छा फल देगा। अब हम जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि में केंद्र में 3, 6, 9, 12, मतलब मिथुन, कन्या,
धनु और मीन राशि आती है। तो इसका स्वामी है, प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध होते हैं और सप्तम और दशम स्थान के स्वामी गुरु होते हैं। तो अगर बुध केंद्र में हो तो दशा अंतर्दशा में ये अच्छा नहीं माना गया है, मगर इस लग्न का विचार करें तो बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। मिथुन लग्न में बुध लग्नेश भी है, तो अगर आपकी कुंडली में मिथुन लग्न हो तो बुध अच्छा ही फल देगा। वो केंद्राधिपति दोष इतना इसको नहीं होता, मगर अगर हम गुरु देखें, जैसे मिथुन लग्न के लिए बुध और गुरु ये जो दो ग्रह है वो केंद्राधिपति दोष के समान होते हैं। तो गुरु देखें तो ये गुरु प्रबल मार्केश है, मतलब द्वितीय और सप्तम स्थान मारक स्थान होता है। तो मिथुन लग्न के लिए गुरु अगर केंद्र में यहाँ कहीं भी हो तो वो मारक, अगर केंद्र में हो तो केंद्राधिपति दोष का भी उसका दोष लगता है। तो अगर हम दशा अंतर्दशा या कभी हम गोचर भी अगर रीड करें इस कुंडली में, अगर गुरु यहाँ पे आ जाए और गुरु इस राशि में हो तो भी उस वर्ष वो फल अच्छा नहीं देता, या गुरु की दशा अंतर्दशा में भी वो अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि ये मारक स्थान है। अब हम जानेंगे कर्क राशि या कर्क कुंडली हो राशि की। अगर यहाँ पे कर्क हो तो इस तरह होता है केंद्र भाव। केंद्र में कर्क राशि होती, कर्क लग्न होता है। चतुर्थ में तुला राशि होती है। सप्तम में मकर राशि होती है और दशम में मीन राशि होती है। सॉरी, मेष राशि होती है। तो इस तरह ये चार भाव होते हैं। तो इसमें अगर प्रबल केंद्राधिपति दोष में चंद्र ये शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है और ये मंगल और शनि होता है। तो चंद्र इसमें केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश मैंने बोला है कि सदा पवित्र होता है। तो इसमें केंद्राधिपति दोष सिर्फ शुक्र को लगेगा। शुक्र अगर इस स्थान पर हो कुंडली में आपके स्वराशि में तो ये मालव्य योग हो जाता है। यहाँ पे कहीं भी हो तो केंद्र में होता है, मगर यहाँ में मालव्य योग होते हुए भी उसे केंद्राधिपति दोष लगता है। तो अगर हम गोचर या दशा अंतर्दशा में देखें तो कर्क लगने के लिए शुक्र अच्छा फल नहीं देगा, मतलब सम फल देगा, क्योंकि ये मारक भाव का स्वामी नहीं है। तो चंद्र और शुक्र केंद्राधिपति दोष होके भी अच्छे फल देते हैं। सिर्फ मैंने अभी तक बताया कि मिथुन लग्न के लिए गुरु केंद्राधिपति दोष होके भी अच्छे फल नहीं देते, और शुक्र जो प्रबल मार्केश है वो भी अच्छे फल नहीं देते। तो अब हम आगे जाएंगे सिंह लग्न के लिए। मैं कुंडली बनाता हूँ। अगर हम सिंह लग्न की कुंडली देखें तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे चतुर्थ में 8 आएगा, इसमें 11 और यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर इन भावों को आकलन करें तो इस कुंडली में सिर्फ दशम भाव का स्वामी जो शुक्र है सिंह लग्न में, इसे केंद्राधिपति दोष लगता है शुक्र को, मगर शुक्र दशम भाव का स्वामी है
कर्म भाव का स्वामी है, मार्केश भी नहीं है, तो सिंह लग्न हो तो शुक्र को केंद्राधिपति दोष लग के भी वो दशा अंतरदशा में अच्छा फल ही देगा। अगर आपका कन्या लग्न है तो कन्या लग्न के लिए इस तरह ये होगा 6, 9, 12 और 3। तो केंद्र के स्वामी ये कन्या लग्न के लिए प्रथम में बुध, गुरु और बुध आ जाते हैं। इसमें भी गुरु जो है वो मारक स्थान का स्वामी है और बुध लग्नेश है, तो लग्नेश को केंद्राधिपति दोष होके भी वह अच्छा फल देगा। तो चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी जो गुरु है वो अगर यहाँ कहीं भी बैठा हो तो वो मार्केश है, इसलिए कन्या लग्न के लिए बुध होता है और गुरु होता है। तो गुरु ये मार्केश होते हुए भी केंद्राधिपति दोष लगा, इसलिए वह अच्छा फल नहीं देगा। अब हम जानेंगे तुला लग्न के लिए 7, 10, 1। तुला लग्न के लिए शुक्र, शनि, मंगल और चंद्र। फिर से तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश है, तो लग्नेश का केंद्राधिपति दोष का फल अच्छा ही मिलेगा और दशम में चंद्र है, कर्क राशि है, तो इन दोनों के लिए तुला लग्न केंद्राधिपति दोष लग के भी ये अच्छा फल देंगे दशा और अंतरदशा में। अब हम जानते हैं, अब जल्दी से कर रहा हूँ, अब हम जानते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए 8, 11, 2, 5। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल, शनि, शुक्र और सूर्य होते हैं। इसमें भी शुक्र प्रबल मार्केश होता है, तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र का अगर शुक्र केंद्र में हो कहाँ भी वो प्रबल मार्केश होता है, इसलिए वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। अगर वो केंद्र में हो तो दशा और अंतरदशा और गोचर में वो अच्छा फल नहीं देगा। अब हम जानते हैं धनु लग्न के लिए। धनु लग्न की कुंडली है, जैसे आपकी कुंडली में देखेंगे तो ये अगर धनु लग्न है तो यहाँ पे बुध देखिए सप्तम स्थान का स्वामी है और प्रबल मार्केश हो जाता है सप्तम स्थान का स्वामी। तो और गुरु ये लग्नेश है, तो धनु लग्न के लिए गुरु नहीं मगर बुध अच्छा फल नहीं देगा। तो अगर आपका धनु लग्न है और बुध अगर केंद्र में हो कहीं भी या यहाँ पे भी हो, वो बुध का भद्र योग भी बनाता हो तो भी ये अच्छा फल नहीं देगा, सिर्फ उसकी दशा और अंतरदशा में। बाकियों के दशा में या ये अच्छा फल देगा। एक बात और भी जाननी है कि ये जो चंद्र और बुध होते हैं, ये अगर किसी के साथ हो, जैसे अशुभ हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, तो ये अच्छा फल नहीं देते। अब हम मकर लग्न की कुंडली बनाते हैं। मकर लग्न की कुंडली में 10, 2, मकर लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का कारक चंद्र है। अभी ये मकर लग्न कुंडली की ये सप्तम भाव का कारक चंद्र होके ये मार्केश बन जाता है, तो ये अच्छा फल नहीं देगा। बाकी शुक्र जो है वो दशम भाव का कारक ग्रह है, अगर केंद्र में हो तो भी ये अच्छा फल दे सकता है। अब हम जल्दी से 2 लग्न बनाते हैं बचे हुए।
अगर आपका लग्न कुंभ है तो शनि, शुक्र, सूर्य और मंगल। तो शुक्र इसमें चतुर्थ भाव का कारक है, ये मार्केश नहीं है, अशुभ भाव का कारक नहीं है, तो शुक्र भी इसमें अच्छा ही फल देगा। अब हम जानते हैं आखिरी लग्न मीन। मीन लग्न में केंद्र भाव इस तरह होते हैं 12, 3, 6, 9, मतलब मीन राशि बुध की मिथुन, कन्या और गुरु की वापस धनु राशि होती हैं। तो केंद्र भाव के स्वामी इसमें बुध होते हैं और फिर गुरु होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम कि बुध जो मारकेश है और गुरु, ये दो ग्रह होते हैं, बुध और गुरु। अभी इसमें बुध जो है वो सप्तम भाव का स्वामी है और मार्केश है, इसलिए वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देगा। मगर गुरु जो लग्नेश है, लग्नेश सदा पवित्र होता है, तो गुरु अगर केंद्र का स्वामी भी हो मगर दशम और लग्न भाव का स्वामी है, इसलिए दशा अंतरदशा में गुरु अच्छा फल देगा। बुध सिर्फ अपनी दशा में या गोचर में अच्छा फल नहीं देगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि केंद्राधिपति दोष किस तरह बनता है। जैसे केंद्र अधिपति जो होते हैं शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र और बुध, चंद्र, इन लग्नों के अनुसार, तो वो दशा अंतरदशा में किस वक्त अच्छा फल नहीं देते। तो मेष, हम समराइज करते हैं, मेष लग्न के लिए शुक्र प्रबल मार्केश है, तो मेष लग्न में अगर केंद्र में हो, अगर वो स्वराशि में भी हो, तो भी अपने दशा अंतरदशा में शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। वृष लग्न के लिए तो नहीं है, मिथुन लग्न के लिए गुरु अपनी दशा अंतरदशा में फल नहीं देगा। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है, अगर गुरु केंद्र में भी हो तो भी वो कभी कभी अच्छा नहीं फल देता। तो इसका कारण यही है कि उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। कर्क लग्न के लिए कुछ नहीं है, सिंह लग्न के लिए भी नहीं है, कन्या के लिए गुरु प्रबल मार्केश होता है, इसलिए अच्छा फल नहीं देगा। उसके बाद वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र भी अच्छा फल नहीं देगा। धनु लग्न के लिए गुरु अच्छा फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा। बुध खाली धनु लग्न के लिए अच्छा फल नहीं देता है। मकर लग्न के लिए चंद्र अच्छा फल नहीं देता। तो चंद्र सिर्फ एक ही लग्न के लिए अच्छा फल नहीं देता अगर वो लग्न में हो। और कुंभ लग्न के लिए भी वही ठीक है, कोई भी केंद्राधिपति दोष हो तो भी इतना प्रबल दोष नहीं होता। और मीन लग्न के लिए बुध जो सप्तम भाव का स्वामी होके मार्केश होता है, तो मीन लग्न के लिए अगर बुध की दशा आ गई या अंतरदशा आ गई या गोचर भी हो सके तो ये अच्छा फल नहीं देते। तो इस तरह हमें कुंडली का आकलन करना है और देखना है कि केंद्राधिपति दोष में अगर शुभ ग्रह होते भी अगर वो उनका केंद्राधिपति दोष लगा है कि नहीं लगा है। और इसी तरह हमें उसके बाद आकलन करना है कि दशा और अंतरदशा जातक की अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, ये इस दोष के कारण देख सकते हैं। धन्यवाद।